लॉज अकेडमी इस्लामाबाद। ये टॉपिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट का है। इसका नाम है एक्स्ट्राडिक्शन। एक्स्ट्राडिक्शन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Introduction. Extradition happens when a person commits a crime in one country and then escapes to another country. Extradition तब होता है, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान का जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे जो इंसान रह रहा था उसने इसी कंट्री के अंदर कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है। वो क्राइम करने के बाद वो किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, जैसे कि यूके में जाके या किसी भी और कंट्री में जाके सेटल हो जाता है। यानी कि एक कंट्री में क्राइम करके जो भी इंसान दूसरे कंट्री में जाता है, इस प्रोसेस को हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। To deal with such situations, countries work together to catch and punish criminals. Extradition means one country sends an accused or convicted person back to the country where the crime was committed. यानी कि जिस इंसान ने पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइम किया था और पाकिस्तान में क्राइम करने के बाद वो यूके या किसी और कंट्री में जाके सेटल हो गया या अपने आप को छुपाने के लिए चला गया, तो पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे कि यूके की अथॉरिटी से कहेंगे कि फ़लाँ बंदा है, जैसे कि मैं यहाँ पे XYZ लिखती हूँ। XYZ जो है उसने पाकिस्तान में क्राइम किया और वो यूके में चला गया। तो जो यूके में जो गया ना, तो यूके की जो अथॉरिटी है उनसे पाकिस्तानी के लोग कहेंगे कि इस XYZ को आप हमारे कंट्री में वापस भेजें क्योंकि इसने हमारी कंट्री में ये क्राइम किया है। तो वापस भेजने के प्रोसीजर को एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। यानी कि किसी इंसान ने, एक्स्ट्राडिक्शन में शॉर्ट करके समझा देती हूँ कि जिस इंसान ने पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में क्राइम किया है, उस कंट्री को छोड़ने के बाद दूसरी कंट्री में वो जाता है ताकि वो सज़ा से बच सके। तो ऐसी सिचुएशन पे जिस कंट्री में क्राइम हुआ है उसकी अथॉरिटी दूसरी कंट्री से, यानी कि जिसमें वो जाके सेटल हुआ है, उस कंट्री से जाके कहेगा कि फ़लाँ बंदे ने क्राइम किया है, इसको हमारे कंट्री में वापस भेजें। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। ये इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है, ठीक है। It is the responsibility of every country to either punish criminals or send them to the country where they committed the crime. यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसने भी क्राइम कमिट किया है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको पनिश किया जाए। चाहे वो पनिश करने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर वापस उसको भेजो जिसने पाकिस्तान में क्राइम कमिट किया। पनिशमेंट का प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी वाले जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आप क्रिमिनल को वापस नहीं भेज सकते तो आप लोग, यानी कि यूके वाले लोग जहाँ पे वो सेटल हुआ है बंदा, आप लोग उसको खुद ही फिर सज़ा दे दें, पनिशमेंट दे दें। इस प्रोसेस को भी हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, एक या तो आप हमारे कंट्री में वापस भेज दो या उसी कंट्री के अंदर उसको वही सज़ा दे दो जो हमारी कंट्री में मिलनी है, ठीक हो गया। इस पूरे चीज़ को हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। Extradition is related to asylum, but the difference is that extradition, one country hands over a criminal at the request of another country. इसमें ये होता है कि एक्स्ट्राडिक्शन में भी यही होता है कि आप एक क्रिमिनल को जेल में डालते हो, लेकिन मिसाल के तौर पे ये एक इंसान मैंने बनाया, ठीक है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, इसने यहाँ पे क्राइम कमिट किया पाकिस्तान में, यूके चला गया। तो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ है वो यूके को कहेंगी कि अगर आप इसको हमारे पास नहीं भेज सकते तो अपने कंट्री के अंदर इसको जेल में डाल दें, या अगर यूके की अथॉरिटी सही समझे तो वो उसको यहाँ पे जेल में बिठाने की बजाय अपने इनकी कंट्री में ही भेज के उसको जेल में डलवा सकते हैं। तो यानी कि चाहे वो इस कंट्री में रह के जेल में जाए या इस कंट्री में जेल में जाए, सज़ा उसको मिलेगी ही मिलेगी। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, हिस्टोरिकली एक्स्ट्राडिक्शन वाज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीटी ऑफ Hudaybiyah between the Quraysh and Muslims include a rule about sending bad criminals. Today, extradition is handled under international law and is usually based on agreement between the countries. यहाँ पे पूरे प्रोसेस में ये लिखा गया है कि जो वर्ड है एक्स्ट्राडिक्शन, ये कहाँ से निकला, इसकी क्या हिस्ट्री है। इसका हिस्ट्री ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक्स्ट्राडिक्शन को प्रैक्टिस किया जाता था। कैसे कि जो भी लोग, अब यहाँ पे हुआ यह था ना, कुरैश और मुस्लिम के बीच एक ट्रीटी बनाएगी, ठीक है, एक ट्रीटी बनाएगी। ट्रीटी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुरैश के लोगों ने और मुसलमान के लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया। जब देखो दो कंट्रीज़ के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, ट्रीटी कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रीटी हुआ था इन दो लोगों के बीच, इन दो
ग्रुप्स के बीच, उसमें ये चीज़ डिसाइड हुई, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ डिसाइड हुई कि जो क्रिमिनल्स कैच होंगे वो क्रिमिनल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे जो क्रिमिनल्स कुरैश ने पकड़े थे वो मुसलमान थे, तो कुरैश क्या करेगा, वो लोग उन क्रिमिनल्स को इनके पास भेज देगा, और मुसलमान जो क्रिमिनल्स पकड़ेगा जो कुरैश के लोग होंगे तो वो क्रिमिनल्स को इनके पास भेजेगा। तो ये चीज़ें जो है हमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की प्रैक्टिस में या उनके दौर में देखने को मिली। तो आज के दौर में यही प्रैक्टिस जो है इंटरनेशनल लॉ में यूज़ होती है, यानी कि जो भी मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर भाग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए यूके में या कहीं पे भी, तो जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं या जो दूसरा कंट्री, ज़रूरी नहीं है यूके हो, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, दूसरी कंट्री में जो लोग भाग जाते हैं तो वहाँ पे जो इनके क्रिमिनल्स गए हैं छुपने के लिए, तो इन अथॉरिटीज़ की ड्यूटी बनती है कि उन क्रिमिनल्स को या तो वापस भेजा जाए या ये लोग खुद उनको सज़ा दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है एक्स्ट्राडिक्शन का। तो यहीं पर ये बातें लिखी गई हैं, और ये सारा कुछ जो है एग्रीमेंट के थ्रू होता है, यानी कि ट्रेटीज़ के थ्रू। ट्रेटीज़ और एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अगली हेडिंग है मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन। द वर्ड एक्स्ट्राडिक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स एंड ट्रेडिटियम मीनिंग टू हैंड ओवर, यानी कि जो एक्स्ट्राडिक्शन है ये एक्स के वर्ड से निकला और ट्रेडिनियम के वर्ड्स के निकला है। तो एक्स का मतलब है ट्रेडिनियम और एक्स का कंबाइन मतलब बनता है टू हैंड ओवर या टू डिलीवर, यानी कि जिस इंसान को आप कोई चीज़ देते हो उसको हैंड ओवर वापस करो, ठीक है, या डिलीवर करो, इस चीज़ को हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। According to the Osborne's Concise Law Dictionary, extradition means delivering a person who has committed a crime in one country but is found in another country। वही सेम बात बताएगी है कि एक बंदे ने वन कंट्री में क्राइम किया तो वो दूसरी कंट्री में आपको मिला, तो उस कंट्री को कहना चाहिए कि आप इस इंसान को वापस भेजें। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। सेम बात ही आपको इन डेफिनेशंस में रिपीटेड मिलेंगी। अब ब्लैक एक्स्ट्राडिक्शन क्या कहती है? एक्स्ट्राडिक्शन इज व्हेन वन कंट्री सरेंडर्स अ पर्सन टू अनदर कंट्री बिकॉज द पर्सन इज अक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम ऑफ दैट अदर कंट्री। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि एक कंट्री जो है, यानी कि यूके वाले लोग इस बंदे को वापस उन लोगों को भेज देंगे, यानी कि जिन कंट्री में इस बंदे ने नुकसान किया। मिसाल के तौर पे ये इस कंट्री में था, किसी का क्राइम करके ये यूके चला गया, तो यूके की अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इंसान को वापस पाकिस्तान भेजे कि इसने क्राइम किया था, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पे मज़ीद आपको डेफिनेशन मिलेंगी। पहले वाले पोर्शन में हमने मीनिंग पढ़ा कि एक्स्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या है, तो आप इनमें से चाहो तो लिटरल मीनिंग की भी हेडिंग दे सकते हो, या इन दोनों डिक्शनरी में से किसी कोई भी एक आप उठा के पेपर में लिख दो। तीनों लिख दोगे तो अच्छी बात है, अगर एक ही याद रही तो कोई भी एक आप इसमें से लिखते हैं। डेफिनेशंस में से भी देखो यहाँ पर टोटल आपको 4 डेफिनेशंस मिल रही हैं, इनमें से भी कोई भी आप एक उठा के पेपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। जितनी याद नहीं उतनी लिखना, चाहे चारों लिखें या एक लिखें, आप ये आपके अपने ऊपर है। अगले हेडिंग अकॉर्डिंग टू J.G. Sterk, extradition is a process where one country sends a person to another country upon request because that person has committed a crime in requesting the country। अब देखिए सारी आपको सिर्फ अगर नेम्स याद रहे तो काफ़ी, क्योंकि अंदर की जो बात है ना वो सब में सेम ही लिखी गई है कि जिसने क्राइम कमिट किया उसको वापस भेजा, जिसने क्राइम कमिट किया उसको वापस भेजा जाए। सेम बात आपको बार बार मिलती जाएगी इन सब में, ठीक है। तो इसमें भी यही बात बोली जाइए कि एक कंट्री जो है रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरी कंट्री से कि भाई हमारा ये बंदा है जिसने हमारे कंट्री में कोई नुकसान किया है और वो आपके कंट्री में आके छुप रहा है, तो आप बराए मेहरबानी इस बंदे को हमारे कंट्री में वापस भेजें ताकि इसको हम सज़ा दे सकें। अगला बंदा है प्रोफेसर Oppenheim। Extradition means handing over an accused or convicted person to the country where they committed the crime। इसने भी वही बात की है प्रोफेसर हैम ने कि उस बंदे को वापस भेजा जाए जिसने क्राइम कमिट किया। According to Lawrence, extradition happens when one country surrenders a person who is accused of a crime of another। इसमें भी वही बात बोली गई है कि जिसने क्राइम कमिट किया गया है उस बंदे को आप वापस भेजें। लॉरेंस भी वही कहता है। अगला बंदा है ग्रोचियस। ग्रोचियस क्या कहता है? A country must either punish the criminal or send them back to the country where they committed the crime। यहाँ पे ग्रोचियस ये कहता है कि आप चाहो तो उस, यानी कि मिसाल के तौर पे ये बंदा है, ये यूके में जाके चला गया छुप के, पाकिस्तान में इसने क्राइम कमिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा ये कह रहा है कि चाहो तो जो अथॉरिटीज़ हैं जिस कंट्री में वो रह रहा है वही अथॉरिटीज़ इसको पनिश कर दें, या फिर
ये अथॉरिटीज़ बजाय इसको पनिश करने के इस बंदे को उठा के वापस भेज दें उस कंट्री में जहाँ पे इसने क्राइम कमिट किया, ताकि वो लोग खुद ही इसको सजा दे दें। ये बात यहाँ लिखी। अगली हेडिंग है बेसिस ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन। बेसिस क्या है इसकी? द प्रिंसिपल बिहाइंड एक्स्ट्राडिक्शन इज बेस्ड ऑन सेइंग ऑट पनेर ऑट डिडेयर। अब ये एक लैंग्वेज है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और ये जो एक्स्ट्राडिक्शन है ये इसी टर्म के ऊपर बेस्ड करता है। ये टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम पढ़ते हैं। इस टर्म का मीनिंग यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, दिस मीन्स ईदर द कंट्री वेयर द क्रिमिनल इज हाइडिंग मस्ट पनिश दैम और इट मस्ट सेंड दैम बैक टू द कंट्री वेयर दे कमिटेड द क्राइम। यानी कि जो टर्म आपको यहाँ पे लिखा मिला है ये वाला, इस टर्म के ऊपर ये एक्स्ट्राडिक्शन बेस्ड है। ये भी एक बहुत ही मशहूर टर्म है, बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का भी यही मतलब बनता है कि आप जो कंट्री है जिसमें वो जाके रह रहा है, चाहे तो वो कंट्री सजा दे दे या वो कंट्री जो है उस बंदे को वापस भेजे उस कंट्री में जिसमें जाके उसने नुकसान किया। सॉरी मैं थोड़ा रुक के बोल रही हूँ क्योंकि बोलते हुए थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्राडिबल पर्सन, राइट, एक्स्ट्राडिबल पर्सन। अब देखो, जिस इंसान को, अब मैं दोबारा यहाँ पे एक इंसान बना रही हूँ, हम बार बार एक्स्ट्राडिक्शन 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 कह रहे हैं, ठीक है ना। अब जिस इंसान को आप किसी कंट्री में सेंड करते हो, अब उस इंसान के ऊपर कोई टाइटल तो लगता ही है ना। टाइटल का क्या मतलब होता है? टाइटल मीन्स कि अगर कोई बंदा जिसको हम क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इंसान ने कोई क्राइम किया होता है, तो एक क्रिमिनल क्या हुआ? टाइटल हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर एक इंसान किसी कंट्री में क्राइम करके दूसरे कंट्री में भाग जाता छुपने के लिए, तो ऐसे बंदे को हम कहेंगे एक्स्ट्राडिबल पर्सन, एक्स्ट्राडिबल पर्सन, ठीक है। तो ऐसे बंदे को एक्स्ट्राडिबल पर्सन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये बंदा इसने एक कंट्री में क्राइम किया और अपने आप को छुपाने के लिए दूसरी कंट्री में चला गया। तो ऐसी सिचुएशन पे वो कंट्री जिसमें क्राइम हुआ वो भी सज़ा इसको दे सकती है, यहाँ तक कि वो कंट्री भी सज़ा दे सकती है जहाँ पे ये छुप रहा है। इस पर्सन को हम इसलिए एक्स्ट्राडिबल पर्सन कहते हैं। इसमें होता है कि दोनों कंट्रीज में से कोई एक भी इसको सज़ा पहुँचा सकता है, इसलिए इसको हम एक्स्ट्राडिबल पर्सन कहते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन कैन बी एक्स्ट्राडिबल: सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वेयर द क्राइम हैपेंड, सिटीजन ऑफ द थर्ड कंट्री, नॉट रिक्वेस्टिंग और होस्टिंग कंट्री। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो बंदा भी एक्स्ट्राडिबल हो सकता है जो उस कंट्री के अंदर रह रहा है, वो बंदा भी एक्स्ट्राडिबल हो सकता है जो उस कंट्री में नहीं रहता, सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए गया है। यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन is to ensure the criminals do not escape punishment just because they flee to another country. It aims to maintain law and order globally. Object of extradition, अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं लिखना आप यहाँ पे हेडिंग दे दें पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये लिख दें। आपकी मर्जी, पर्पस की हेडिंग दो या ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है कि एक्स्ट्राडिक्शन करने का मकसद ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं ना, क्रिमिनल्स यानी कि वही इंसान, एक्स्ट्राडिक्टेबल पर्सन, जो कि एक जगह पे क्राइम करके जब दूसरी कंट्री में भागते हैं, तो उन लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट ना आए कि आप हमारी कंट्री से भाग गए हो। भागने को हम फ्ली कहते हैं, फ्ली को कहते हैं भाग जाना जानबूझ के हम पे पनिशमेंट्स ना लगे, हम पे कोई तकलीफ ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक्स्ट्राडिक्शन इसलिए दी जा रही है कि जो भी बंदा ये सोच के भागता है ना कंट्री से, तो वो गलत सोचता है, उसको दूसरी कंट्री में भी सज़ा मिलेगी। तो एक्स्ट्राडिक्शन हमें ये सिखाता है कि कोई भी इंसान क्राइम करके भाग नहीं सकता, उसको दूसरी कंट्री में भी सज़ा मिलेगी। इसलिए यही इसका पर्पज़ है। आपसे एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है। स्टेटस ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन, अब ये आपको स्पेस इस तरह खाली नहीं छोड़नी है, मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। आपने ये वाली लाइन इसके साथ ही शुरू करनी है। अगली हेडिंग है Witten's व्यू। There is no general rule that makes extradition a duty for all countries. यहाँ पे विटन का व्यू ये है कि किसी भी कंट्री के ऊपर ये लागू नहीं होता कि वो सारे के सारे कंट्रीज़ एक्स्ट्राडिक्शन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, यानी कि जो भी क्रिमिनल आया उसको वापस भेजता रहे हर वक्त, यानी कि विटन का ये व्यू था, ठीक है। General practice क्या है? Extradition is usually done through treaties between the countries. However, some countries like India allow extradition even without treaties under law like the Indian Extradition Act 1962. अब होता यह है ना कि जो एक्सट्रैक्शन है वो यूजुअली ट्रीटीज़ के थ्रू ही होता है, यानी कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट ट्रीटीज़ दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के
एक दूसरे के क्रिमिनल्स एक दूसरे को भेज नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई यूके का क्रिमिनल है तो वो तभी भेज सकता है पाकिस्तान यूके में जब दोनों कंट्रीज़ के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, यानी कि ट्रीटी हुआ हो, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट लाइन में बात लिखी है यहाँ पे। लेकिन आगे लिखा हुआ है हाउएवर सम कंट्रीज लाइक इंडिया कैन सेंड दी क्रिमिनल्स विदाउट अ ट्रीटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर एक एक्ट मौजूद है जिसका नाम है इंडियन एक्सट्रैक्शन एक्ट 1962। ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है कि जो भी क्रिमिनल्स इनकी कंट्री में आके छुप रहे हैं वो कंट्री के क्रिमिनल्स वो जो कंट्री है ना जिनके क्रिमिनल्स यहाँ पे छुप रहे हैं वो कंट्री इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस एक्ट की मदद से हमें उन क्रिमिनल्स को अब हमारे कंट्री में भेज दें, बेशक उन कंट्री के साथ इनका कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी ना हुआ हो। समझ आ रही है? यानी कि विदाउट एग्रीमेंट इंडिया का ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है हर मुल्क के कंट्रीज़ को कि आप हमारे कंट्री के क्रिमिनल्स को ले सकते हैं, ठीक है, जब भी आपका दिल हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। बाकी कंट्रीज़ में आपको ट्रीटी बनाना पड़ता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी आप उनके क्रिमिनल्स को वापस भेज सकते हो और सज़ा दे सकते हो। अगला हेडिंग है एक्सेप्शन। यहाँ पे केस लॉ आ रहा है फैक्टर वर्सेस लॉ बेन हीमर्स। ये मैंने केस लॉ काफ़ी छोटा लिखा है, आप चाहो तो इस केस लॉ की सारी डिटेल मेरी दूसरी वीडियो से भी देख सकते हो। आपको इधर ऊपर एक आइकॉन का साइन शो हो रहा होगा, उस आइकॉन पे मैंने इस केस लॉ के ऊपर सारी तफसील दे दी है, तो आप वहाँ से जाके भी इस केस लॉ को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे नोट्स थे, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने केस लॉस को स्किप किए हैं, तो इसलिए मैंने केस लॉस अलग से लिख दिया। वहाँ से जाके उनको समझ सकते हैं कि इस केस लॉ में क्या है। और मैंने क्यों कहा आप लंबा इसको लिखा करें केस लॉ को, उससे क्या होता है आपके मार्क्स फिर 90s 80s में और 70s में आते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो अगर आप लोग कम नंबर लेना चाहते हैं तो बेशक आप केस लॉ ना लिखें, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो ना लिखें। जिन बच्चों को ज़्यादा नंबर चाहिए उनके लिए बेहतर ये है कि वो केस लॉ को काफ़ी लंबा करके हेडिंग्स के साथ लिखें, जो मैंने बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन किया, जो कि आपको आइकॉन पे ही मिलेगा जो ऊपर शो हो रहा है। अ कंट्री कैन वॉलंटरली सेंड बैक अ क्रिमिनल इवन विदाउट अ ट्रीटी बट इट कैन नॉट ब्रेक इट्स ओन लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल डूइंग सो। यहाँ पे जो केस लॉ है वो हमें ये सिखाता है कि जो कंट्री है वो बेशक एक दूसरे के क्रिमिनल्स भेजे, लेकिन कोई ऐसी एक्ट ना कर दे भेजने के दौरान कि वो अपने ही मुल्क के कंट्री के लॉज के खिलाफ हो जाए, ठीक है। ये बातें हमें ये केस लॉ समझाता है। अगला हेडिंग है कि कंडीशंस एप्लीकेबल टू एक्स्ट्राडिक्शन, यानी कि आप एक्स्ट्राडिक्शन किन किन कंडीशंस पे कर सकते हो, क्या चीज़ें आप पे अप्लाई होती हैं। वो है तो पर्सन मस्ट बी एन एक्सटेबल इंडिविजुअल, यानी कि जो पर्सन है जो इंसान है वो दूसरी कंट्री का होना चाहिए तभी वो अप्लाई करेगा वो ट्रीटी, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बंदा जो है पाकिस्तान में ही रहता है, वो पाकिस्तान के अंदर ही रह रहा है, कहीं भागा भी नहीं है और उसको आप कह रहे हो नहीं वो एक्स्ट्राडिक्ट है। नहीं, कैसे वो एक्स्ट्राडिक्ट हो, वो पाकिस्तान के अंदर ही रह रहा है, उसने पाकिस्तान के अंदर ही क्राइम किया तो वो पाकिस्तानी हुआ ना, वो कहीं कहीं और तो गया ही नहीं। एक्स्ट्रेडेबल इंडिविजुअल या एक्स्ट्रेडेबल पर्सन वही हो सकता है जिसने पाकिस्तान में क्राइम किया और वो जाके एक यूके या यूएसए या चाइना या किसी और कंट्री में जाके छुप गया, उस जगह पे उस पर्सन को हम एक्स्ट्रेडेबल पर्सन कहते हैं। द क्राइम मस्ट बी एन एक्स्ट्रेडेबल क्राइम, और जो क्राइम है वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज़ भी उस पर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे इस बंदे ने मामूली सा जो है दुकान से जाके चीनी चुरा ली है या शुगर की चोरी कर ली है, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट की, तो उस दुकानदार को उसका दुकानदार की लोकेशन भी पाकिस्तान के अंदर ही है। अब ये बंदा चला गया यूके, तो पाकिस्तान में दुकान है, पाकिस्तान के अंदर उसने चोरी की है शुगर की और वो यूके चला गया। ऐसी सिचुएशन पे यूके के चांसेस हैं कि वो शायद इस बंदे को वापस भी ना भेज, और कहेंगे ये तो इतना बड़ा क्राइम है नहीं, आप जाने दें वो। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इस बंदे ने, मैं इसको हटा देती हूँ, इस बंदे ने कोई चोरी बहुत बड़ी कर ली है, मिसाल के तौर पे कोई बैंक से इसने कोई मेरे हिसाब से कोई 1 बिलियन रुपीज़ या कह सकते हैं 100 करोड़ इसने चोरी कर ली है, ठीक है। और वो जो बैंक है वो इंटरनेशनल बैंक भी है, यानी कि उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है, एक चाइना में, एक यूके में भी है। ऐसे सिचुएशन पे वो जो बैंक के लोग हैं वो यूके के अथॉरिटीज़ को भी कह सकते हैं कि इस बंदे ने इतना नुकसान हमारा किया, ये इतने पैसे हमसे ले गए, आप प्लीज़ इसको जो है सज़ा दें या हमारे कंट्री में वापस भेज दें। तो ऐसी सिचुएशन पे यूके भी हेल्प कर देगा, ठीक है, इस बंदे ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और इनकी ब्रांचेस यहाँ पे भी मौजूद है, बाकी अथॉरिटीज़ भी इसकी शिकायत कर रही हैं, तो आप प्लीज़ इसको वापस भेज दें। तो देखो यहाँ पे मैं कहना यहाँ ये चाह रही हूँ कि क्राइम ऐसा होना जो दूसरी कंट्री के साथ भी चल सके। मिसाल के तौर पे मामूली सी चोरी और पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है वो, तो दूसरी कंट्री चांसेस है कि उस
उस क्रिमिनल को शायद ना भेजें, ना उस पर रिएक्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर बात ऐसे तो बहुत लोग होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जो बाहर की कंट्री पे भी अफेक्ट कर सकता है, बाहर की कंट्री से भी रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि एक ब्रांच यहाँ पे है उनकी और वही ब्रांच बाहर भी मौजूद है और उसी कंट्री में जाके वो सेटल भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे दूसरे कंट्री के लोग भी उसको अकोमोडेट कर लेंगे और कहेंगे कि ठीक है हम आपके बंदे को वापस भेजते हैं या इसको सज़ा पहुंचाते हैं। देयर मस्ट बी अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज, और दोनों कंट्रीज़ के बीच कोई एग्रीमेंट होना लाजमी है। जैसे कि अगर पाकिस्तान का कंट्री मैंने बनाया, ये यूके का, अगर पाकिस्तान और यूके ने आपस में ये एग्रीमेंट किए कि भाई हमारे यहाँ पे कोई क्रिमिनल आपके आए हम आपको देंगे, आपके यहाँ जो क्रिमिनल हमारे आए हैं आप हमें भेज दें, तो इन्होंने आपस में जो एग्रीमेंट किया है या ट्रीटी किया है ये होना लाजमी है। अगर ये एग्रीमेंट मौजूद नहीं है तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को क्रिमिनल्स ना भेज सकती हैं ना रिसीव कर सकती हैं। द क्राइम मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एज इलीगल इन बोथ कंट्रीज़, और ऐसा क्राइम जो है वो दोनों कंट्रीज़ में इलीगल माना जाए। मिसाल के तौर पे जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर इलीगल होगी ना, अगर वो यूके के अंदर लीगल है, नॉर्मल है, उसको कोई भी मानता नहीं है कि क्राइम है, तो ऐसी सिचुएशन में यूके वाले उस बंदे को वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर यूके वाले भी उसी क्राइम को जो पाकिस्तान में हुआ है उसी क्राइम को भी इलीगल कह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यूके भी पाकिस्तान का साथ देगा और उस क्रिमिनल को सजा भी देगा और वापस भी भेज देगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। अगली हेडिंग है, अगला पॉइंट है, देयर मस्ट बी एनफ एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और जिस बंदे ने क्राइम किया है उसके खिलाफ अच्छा खासा एविडेंस होना चाहिए कि उसको सजा मिलनी चाहिए। एक्स्ट्रा Debatable crimes. While there is no strict rule on which crimes qualify for extradition, most countries allow extradition for serious crime. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई ख़ास रूल्स मौजूद नहीं है कि फ़लाँ बंदा ये क्राइम करेगा तो ये होगा, ये क्राइम करेगा तो ये होगा, ऐसे कोई ख़ास रूल्स मौजूद नहीं है। लेकिन आखिरी पॉइंट पे आखिरी लाइन में से ये लिखा, मोस्ट कंट्रीज अलाउ एक्सट्रडिशन फॉर सीरियस क्राइम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई बैंक का कोई डकैती कर दी किसी बंदे ने और कोई 10 करोड़ या अरब रुपए लेके चला गया, जाहिर बहुत अच्छी खासी अमाउंट है, और वही बैंक जो है बाहर वाले मुल्क में भी मौजूद है जहाँ पे वो सेटल हो रहा है, या कोई भी ऐसी कंट्री में सेटल हो रहा है जहाँ पे उस बैंक की पहुँच है, रीच है, तो ऐसे सिचुएशंस पे यूके वाले लोग भी सारी बात उस बंदे से डरेंगे कि भाई इसने अगर उस कंट्री में जाके इतना ज़्यादा लॉस कर दिया, करोड़ों रुपए लेके भाग गया, तो हमारे कंट्री में भी वो यही करेगा। तो ऐसी सिचुएशन पे वो कंट्री भी उस बंदे को सज़ा देगी और जिस कंट्री का नुकसान किया है, जिस कंट्री में रहकर नुकसान किया वो भी सजा देगी, यानी कि सीरियस क्राइम्स पे ही करेगा। या मिसाल के तौर पे चोरी की जगह इस बंदे ने जो है मर्डर कर दिया है पाकिस्तान में रह के किसी इंसान का, ठीक है, और जिस इंसान का मर्डर किया है फिर वहाँ से चला गया ये बंदा यूके। अब यूके की अथॉरिटीज़ को पाकिस्तानी लोग बताएंगे कि इस बंदे ने किस किस लोगों के मर्डर किए, कौन कौन वो लोग थे, फिर ये यूके वाले अथॉरिटीज़ इसको सजा देंगे या पाकिस्तान में वापस भेज देंगे कि इसको जेल पहुँचे। यानी कि चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे चोरी हो, जिस तरह के भी बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं, क्राइम्स हैं, बड़े बड़े सीरियस क्राइम्स हैं, ऐसी सिचुएशन पे ही सज़ा मिल सकती है। अब छोटी छोटी मामूली सी चीज़ों पे एक्सट्रडिशन केसेस या एक्सट्रडिशन क्राइम्स के केसेस नहीं लगा सकते इन बंदों पे, ठीक है, बड़ी बड़ी चोरी होना ज़रूरी है। सम एक्सट्रेडेबल क्राइम्स, अब वो कौन से क्राइम्स हैं जिनको एक्सट्रेडेबल माना जाता है उसकी यहाँ पे लिस्ट लिखी है। यहाँ पर टोटल 13 क्राइम्स मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी 10 या 5 जो जितने आपको याद रहेंगे उतने लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला है ब्राइबरी, दूसरा है होमिसाइड, देन वी हैव कंट्री फेयरिंग करेंसी, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स इंसानों को बेचना, फॉरगरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स वगैरह, एंड देन पायरेसी होता है पायरेट्स वगैरह, वो जो होते नहीं बस जो जहाज़ बने होते इस तरह से समंदरों पे जिस पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, दूसरे जहाज़ पे जाते हैं और उनको लूट लेते हैं, ठीक है, इनको पायरेट्स कहते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कार्टून्स देखे होंगे, तो कार्टून्स में अक्सर आपको पायरेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पायरेट्स भी इटसेल्फ एक एक्सट्रडिशन क्राइम में मौजूद है। एयर एंड शिप हाईजैकिंग, यानी कि जो भी बंदे शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं, एरोप्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, वो भी एक्सट्रडिक्शन में आते हैं। रेप केसेस में भी जो इन्वॉल्व है वो भी आते हैं। स्मगलिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, टेररिज्म में जो इन्वॉल्व है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इनमें से जो आपको समझ लगी हैं वो पॉइंट्स आपने उठा के डाल देने। देन वी हैव लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सट्रडिक्शन, यानी कि एक्सट्रडिक्शन किन जगहों पे लिमिटेड होती है, यानी कि किन जगहों पे आप एक्सट्रडिक्शन नहीं लगा सकते, एक्सट्रडिक्शन केसेस नहीं यूज़ कर सकते। अब हम उनको पढ़ने लगे हैं। पहला है हमारे पास ट्रीटी रिक्वायरमेंट्स। ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज इज यूजुअली नीडेड। एग्जाम्पल, इन दी गंगा hijacking case, Pakistan refused to extradite Sikh hijackers to India because there was no extradition treaty. यहाँ पे जो पाकिस्तान है ना उसने सिख हाईजैकर्स को इंडिया भेजने की कोशिश नहीं की, इंडिया भेजा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किसी किस्म का ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, तो हम फिर इन लोगों को अब इनके कंट्री में वापस नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट ये बताया जा रहा है कि ट्रीटी होना
एग्रीमेंट होना लाजमी है, अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते तो वहाँ पे आप क्रिमिनल्स को वापस नहीं भेज सकते। दूसरा है पॉलिटिकल ऑफेंस, क्राइम्स कंसिडर्ड पॉलिटिकल आर नॉट एक्स्ट्राडेबल। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ड्यूरिंग जनरल ज़ियाउल हक रूल्स पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेटल्ड अब्रॉड वर नॉट एक्स्ट्राडिक्टेड। यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट पे बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो एक्स्ट्राडिक्ट जब कर जाते हैं दूसरी कंट्री में, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई क्राइम किया और वो बाहर चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप नहीं बुला सकते पाकिस्तान, उन लोगों को आप पकड़ नहीं सकते, उन लोगों पे आप एक्स्ट्राडिक्शन केस नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी कि पॉलिटिक्स पे नहीं हो सकता ये चीज़। अगली हेडिंग है कॉमन ऑफेंस, द क्राइम मस्ट बी रिकग्नाइज द क्राइम इन बोथ कंट्रीज़। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिस कंट्री में क्राइम हुआ है और दूसरे कंट्री में जाके अगर वो बंदा रह रहा है, तो जिसमें क्राइम हुआ है वो भी उस चीज़ को उस हरकत को क्रिमिनल एक्ट समझे और दूसरे कंट्री भी उसी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट समझे। अगर दूसरा कंट्री नहीं समझेगा तो वो उसकी हेल्प भी नहीं करने वाला उस कंट्री की। तो ये बात यहीं लिखी है कि द क्राइम मस्ट बी रिकग्नाइज्ड इन बोथ द कंट्रीज। एग्जाम्पल, सिख हाईजैकर्स वर नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बिकॉज पाकिस्तान कंसिडर्ड देम फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि जो सिख हाईजैकर्स थे ना, वो एक्स्ट्राडिक्ट नहीं किए गए, उनको एक्स्ट्राडिक्ट नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि जो सिख हाईजैकर्स हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये इस वजह से इनको जो है पाकिस्तान ने वापस नहीं भेजा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो इंडिया थे, इंडियन के लोगों को लगता था कि वो एक्स्ट्राडिक्ट थे। तो दोनों की ऑब्वियसली थिंकिंग मैच नहीं करी दोनों कंट्रीज़ की। ऐसी सिचुएशन पे एक्स्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। अगली हेडिंग है प्राइम फेज एविडेंस। एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है क्राइम प्रूफ करने के लिए तो आप उस बंदे को एक्स्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और केस आया है, फिलिप वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रांजिशनल लॉज। द कोर्ट सेड द क्राइम शुड क्लियरली अपीयर टू बी सीरियस। यहाँ पे जो ये केस है वो कह रहा है कि जो क्राइम है वो सीरियस होना चाहिए। सही है, यानी कि अब देखो मैंने पहली लाइन पे बता दिया कि अगर आपके पास क्राइम का कोई एविडेंस नहीं मौजूद सही वाला, तो वो ज़ाहिर बात है वो क्राइम इतना सीरियस ही नहीं है कि उसके ऊपर एक्स्ट्राडिक्शन केस लगाया जा सके। तो यही बात हमें इस केस लॉ में भी देखने को मिली है कि इस केस में यही बताया जाएगा कि अगर क्राइम सीरियस नहीं है तो उस पर एक्स्ट्राडिक्शन कोई भी कंट्री उस पर एक्शन नहीं लेगी। अगली हेडिंग है रिलीजियस ऑफेंस। रिलीजियस मैटर्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर एक्स्ट्राडिक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी मैटर जो रिलीजियस मैटर से रिलेट करता है वो एक्स्ट्राडिक्शन में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम केस लॉ देख लेते हैं, सलमान रश्दी केस, द यूके रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिक्ट हिम टू ईरान फॉर रिलीजियस मैटर। यहाँ पे जो सलमान रश्दिया थे ये यूके में थे और यूके वालों लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये वापस ईरान नहीं जाएगा रिलीजियस मैटर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जो रिलीजियस मैटर्स है ना वो एक्स्ट्राडिक्शन के अंदर आता ही नहीं है। यानी कि अगर आप रेप, जैसे मैं आपको ऊपर करके बताती हूँ, ये जितनी भी लिस्ट यहाँ लिखी है ना, अगर ये चीज़ें हैं तो एक्स्ट्राडिक्शन आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं और कोई चीज़ रिलीजन से रिलेटेड है तो ऐसी सिचुएशन पे दोनों कंट्रीज़ अपने बंदों को आगे पीछे एक्सचेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है। अब वापस जाते हैं उस टॉपिक पे, ये रिलीजन वाला, ये आपको समझ तो आ गया, इसमें हमने केस लॉ भी समझ लिया। अगला हेडिंग है रूल ऑफ स्पेशलिटी। द requesting country can only try the person for the crime they were extradited for. For example, in United States versus Roster, the court upheld this rule. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कंट्री है ना जिसमें क्राइम हुआ है वो रिक्वेस्ट कर सकती है दूसरे कंट्री से कि आप इस बंदे को एक्स्ट्राडिक्ट कर सके। रिक्वेस्टिंग मेथड मौजूद है, बस यही बात कह रहे हैं। ठीक है, बस अब अगले पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। देन वी हैव मिलिट्री क्राइम्स। एक्स्ट्राडिक्शन इज नॉट अलाउड फॉर मिलिट्री क्राइम्स अनलेस इट इन्वॉल्व्स genocide. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री क्राइम्स हैं वो अलाउड ही नहीं है। यानी कि मिलिट्री क्राइम्स में मतलब मिलिट्री कोई आर्मी वाला बंदा कहीं अरेस्ट हो जाता है तो उसको आप वापस नहीं भेज सकते, ना सेंड कर सकते उधर। ये बात यही लिखी। अगला है डबल क्रिमिनलिटी। द क्राइम मस्ट बी इलीगल इन बोथ कंट्रीज। यहाँ पे लिखे इन एज पर केस the court ruled that extradition is only possible if the offense is recognized in both countries. जैसे मैंने पहले बताया था, अगर दोनों कंट्रीज़ में क्राइम को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि भाई ये दोनों कंट्रीज़ कह रहे हैं कि ये क्राइम जो है ये गलत है, बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसी सिचुएशन पे दोनों कंट्रीज़ हेल्प आउट करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि देखो यहाँ पे मैंने केस लॉ सिर्फ एक लाइन के लिखे हैं, तो आप लोग अगर इन केस लॉज को लंबा करके विद हेडिंग्स और तफसील से एक्सप्लेन करेंगे ना इसके बाद, तो उससे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस केस लॉ की तफसील नहीं पता तो बाकी जितनी भी वीडियोस मेरी इस चैनल पे मौजूद हैं आप प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट पे मैंने इंटरनेशनल लॉ की बहुत से केसेस इकट्ठे डाल दिए हैं। ठीक है, तो उन केसेस को भी आप देख लें जो आपको हेल्प आउट करेंगे इन केसेस को समझने में। अगली हेडिंग है फॉर्मेलिटीज़। ऑल लीगल स्टेप्स एंड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कंप्लीट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब अगर आप एक्स्ट्राडिक्शन कराना चाहो ना
तो आपके पास एक्स्ट्राडिक्शन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट ना हो और आप अगले कंट्री से कह रहे हो कि प्लीज़ आप एक्स्ट्राडिक्ट कर दें इस बंदे को हमारे कंट्री में भेजें। ऐसा नहीं होता, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देन वी हैव ट्राइवियल केस। Small or unimportant crimes are not covered under extradition rules। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छोटे और अनइम्पोर्टेंट केसेस हैं वो एक्स्ट्राडिशन रूल्स में नहीं आते। जैसे मैंने पहले ही बताया, बड़े केसेस होने चाहिए, सीरियस केसेस होने चाहिए। अगली हेडिंग है इंटरनेशनल लॉ गवर्निंग एक्स्ट्राडिक्शन, यानी कि इंटरनेशनल लॉ है एक्स्ट्राडिक्शन को कितना सपोर्ट करती है, क्या इसमें बातें हो रही हैं, वो बातें यहाँ पे लिखी हैं, पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ डज नॉट इम्पोज अ जनरल ड्यूटी ऑन कंट्रीज टू एक्स्ट्राडिट क्रिमिनल्स। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ये करता है कि वो कंट्रीज़ पे फोर्सफुली लागू नहीं करता कि आप एक्स्ट्राडिक्शन के रूल को फॉलो करें, ठीक है। फिर आता है एक्स्ट्राडिक्शन यूजुअली डिपेंड्स ऑन ट्रेटीज़। यहाँ पे एक्स्ट्राडिक्शन के बारे में ये लिखा गया है कि एक्स्ट्राडिक्शन सिर्फ ट्रेटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रेटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी गई है कि फ़लाँ कंट्री से फ़लाँ कंट्री में कुछ भी हुआ तो उनके क्रिमिनल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, अगर एग्रीमेंट में है तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इसमें है केस ऑफ फैक्टर एंड ये वही केस है जो मैंने ऊपर पढ़ा। इसमें लिखा था कोर्ट साइड एक्स्ट्राडिक्शन इज ओनली लीगल ड्यूटी इफ देयर इज अ ट्रेटी। यहाँ पे इस केस में वही बात बताई गई है कि आप बेशक इस केस लॉ को दोबारा ना लिखो, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिख के छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे केस लॉ दोबारा रिपीट हुआ है इसलिए मैंने लिखा है, वरना आप ज़रूरी नहीं है कि ये केस लॉ दोबारा लिखो, ऊपर आप बता चुके हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वेटन्स व्यू। वेटन्स व्यू भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब दोबारा आया हुआ यहाँ पे लिखा है व्हाइल मोस्ट एक्स्ट्राडिक्शन हैपेंस थ्रू ट्रेटीज सम कंट्रीज अलाउ एक्सट्राडिशन विदाउट ट्रेटी। वो सम कंट्री कौन था? इंडिया। इंडिया ने अलाउ किया हुआ है कि वो अपने इंडियन एक्ट, क्या नाम था उस इंडियन एक्सट्रैक्शन एक्ट के थ्रू लोगों को एक्सचेंज करा सकते हैं, वरना विदाउट ट्रेटी के, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्स्ट्राडिक्शन इज यूजुअली बेस्ड ऑन ट्रेटीज बट एक्सेप्शन एग्जिस्ट फॉर स्पेशल केसेज। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, उसने ये अलाउ किया है कि ट्रेटीज़ के बगैर तो वैसे भी आप नहीं एक्सचेंज कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं जिनमें क्रिमिनल्स को आप एक्स्ट्राडिक्शन के थ्रू एक्सचेंज करवा सकते हो। बस इतनी सी बात इसमें लिखी है। अगली हेडिंग है पोजीशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक्स्ट्राडिक्शन कैसे की जाती है? पाकिस्तान द एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट 1903 रेगुलेट्स एक्स्ट्राडिक्शन, यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी को एक्स्ट्राडिक्शन करवानी है तो उन लोगों को इस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इस एक्ट के थ्रू आप डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज करा सकते हैं। देन वी हैव इट लेज डाउन द प्रोसेस फॉर हैंडलिंग ओवर क्रिमिनल्स टू अदर कंट्री, यानी कि जो एक्ट लिखा है ना यहाँ पे, ये जो एक्ट है, इससे क्या होता है कि पाकिस्तान के लोग दूसरे कंट्री में भी अपने लोगों को भेज सकते हैं और वहाँ से अपने कंट्री में भी ला सकते हैं इस एक्ट की मदद से। कंक्लूजन में आपने जितना कुछ भी ऊपर पढ़ा उसको छोटा करके यहाँ पे लिख देना है। कंक्लूजन में पढ़ देती हूँ। एक्स्ट्राडिक्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू इंश्योर दैट क्रिमिनल्स कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय फ्लीइंग टू अनदर कंट्री। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि एक्स्ट्राडिक्शन इसलिए कराया जाता है कि जो क्रिमिनल्स है दूसरे कंट्री में भाग के ये ना समझें कि भाई वो आज़ाद हो गए सारी पनिशमेंट से। इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यहाँ पे जो एक्स्ट्राडिक्शन है वो एग्रीमेंट के थ्रू होती है ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन हो सके। एज प्रोफेसर ओपनहैम सेड एक्स्ट्राडिक्शन हेल्प्स इन डिलीवरिंग जस्टिस फॉर सेंडिंग क्रिमिनल बैक टू द कंट्री वेयर दे कमिटेड द क्राइम। और ओपनहैम हमें ये सिखाता है कि एक्स्ट्राडिक्शन जो है एक इंसान के अंदर ये चीज़ डालता है कि वो एक क्रिमिनल है और वो जो भाग रहा है उस कंट्री से, वो भागने वाली चीज़ गलत कर रहा है, उसको वापस आना ही पड़ेगा। क्राइम की सज़ा उसको अपने कंट्री में भी मिल सकती है और उस कंट्री में भी मिल सकती है जिसमें वो जाके रह रहा है। तो ये बातें आपने इसके एंड पे जाके लिख देनी है कंक्लूजन में, और नेक्स्ट वीडियो पे हम ट्रीटीज़ के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।